स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक बहुत बड़ी मशीन के एक छोटे से पेंच हैं, जिसका होना या न होना किसी को पता नहीं चलेगा। अर्जुन को भी अक्सर यही महसूस होता था। बेंगलुरु की उस चमकती हुई कॉरपोरेट बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर अपनी छोटी सी डेस्क पर बैठा अर्जुन अक्सर ये सोचता कि क्या उसकी मेहनत का कोई मोल है। वो 28 साल का था, एक एनालिस्ट की नौकरी कर रहा था और उसका दिन बस एक्सेल शीट्स और अनगिनत ईमेल्स के बीच गुजर जाता था। उसे लगता था कि उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ी है और यही डर उसे अक्सर चुप रहने पर मजबूर कर देता था। उस दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट वायुव को लेकर काफी शोर था। यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जो शायद डूबने की कगार पर था। मीटिंग रूम में तनाव इतना था कि आप उसे महसूस कर सकते थे। अर्जुन रूम के एक कोने में खड़ा था, हाथ में फाइल्स दबाए हुए। वो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे बचपन की वो बात याद आई जब वो अपनी काबिलियत पर शक करता था और उसे लगता था कि उसे दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ बराबरी करने के लिए। तभी वहां एन एंड आई, वो इस प्रोजेक्ट के लिए एक सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर बुलाई गई थी। उन्होंने कंपनी के दिग्गजों के बीच अपनी जगह ऐसे बनाई जैसे वो हमेशा से वही की थी। उनकी आंखों में एक शांति थी जो अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत तूफानों का सामना किया हो। ए ने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में कोई शोर नहीं था। उन्होंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस एक छोटी सी बात कही जो अर्जुन के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि असली खुशी किसी आसान काम को करने में नहीं, बल्कि मुश्किल चीजों को करने की प्रक्रिया में आनंद ढूंढने में है। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो उनके खुद के जीवन की नींव थी। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक ऐसे परिवार से आती है जहां कोई भी कॉरपोरेट दुनिया से नहीं था। उनके पूर्वज किसान थे और उनके पिता एक फाइटर पायलट थे। अर्जुन ने गौर किया कि जब एन अपने पिता की बात कर रही थी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का कॉल साइन गूस था, वही गूस जिसका जिक्र मशहूर फिल्मों में होता है। उनके पिता ने अपनी सुरक्षित खेती की जिंदगी छोड़कर फाइटर पायलट बनने का जोखिम उठाया था, जबकि सफल होने की गुंजाइश बहुत कम थी। उन्होंने अर्जुन और पूरी टीम को समझाया कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उस डर के बावजूद खुद पर दाव लगाने की हिम्मत रखते हैं। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो मंकी ट्रैप में फंसा हुआ था। एन ने एक पुरानी मिसाल दी। एक नारियल के खोल में चावल भरकर बंदर को पकड़ा जाता है। बंदर चावल मुट्ठी में भर तो लेता है, पर मुट्ठी बंद होने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ पाता। वो सिर्फ उस मुट्ठी भर चावल के लालच में अपनी आजादी खो देता है। अर्जुन को लगा जैसे वो चावल उसकी वो सुरक्षित नौकरी और वो छोटी सी डेस्क थी जिसे वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि बाहर की दुनिया में वो शायद नाकाम हो जाएगा। वो अपनी पुरानी कामयाबियों को पकड़े बैठा था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद एन अर्जुन के पास आई। उन्होंने उसकी डेस्क पर बिखरी हुई शीट्स को देखा और एक छोटा सा सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि ये नंबर्स सिर्फ डेटा नहीं है, ये कंपनी का मिशन है। अर्जुन को अचानक अपनी पहली नौकरी याद आ गई जहां उसे प्रिंट आउट्स निकालने का काम दिया गया था। तब उसने उन प्रिंट्स की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि ये एक छोटा सा बेकार काम है। लेकिन उसके बॉस ने तब उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें सड़क साफ करने का काम भी मिले तो उसे ऐसे करो जैसे माइकलेंजेलो पेंटिंग करता था। अर्जुन को समझ आया कि वो अपनी डेस्क पर बैठकर जो छोटे छोटे काम कर रहा है वो असल में उस बड़ी इमारत की ईंटें हैं। ए ने उसे बताया कि कामयाबी रातों रात नहीं आती, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आती है। उन्होंने उसे इंक्रीमेंटल ग्रोथ
इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि डाइविंग बोर्ड से पहली छलांग हमेशा डरावनी होती है और शायद आप पेट के बल गिरे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। वो अब तक इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उसे डर था कि वो गलत साबित हो जाएगा। रात को जब अर्जुन घर लौटा तो बेंगलुरु की बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर दस्तक दे रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसके एक टीचर ने उसकी घबराहट को पहचाना था और उसे एक नोट दिया था जिसमें लिखा था कि हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करो, न कि पहले से मान ली गई हार के साथ। उस दिन के बाद से अर्जुन ने मेहनत तो की थी, पर अपना आत्मविश्वास कहीं खो दिया था। इनकी बातों ने उस पुरानी आग को फिर से हवा दे दी थी। उसे समझ आया कि अगर वो खुद पर दाव नहीं लगाएगा तो कोई और क्यों लगाएगा। उसने तय किया कि कल वो सिर्फ एक कर्मचारी बनकर ऑफिस नहीं जाएगा, वो वहां एक मिशन लेकर जाएगा। उसे पता था कि प्रोजेक्ट वायु में एक ऐसी गलती है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। अब तक वो चुप था क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, पर अब उसे समझ आ गया था कि खुद को पेश करना और अपनी जगह बनाना ही असल लीडरशिप है। उसे याद आया कि एन ने कहा था कि कोई भी जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि उस पर निवेश न किया जा सके, और कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे देखा न जा सके। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो अर्जुन को सोमवार की वो पुरानी चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं हुई। उसे याद था कि एन के पिता फाइटर पायलट बनने के लिए कैसे हर सुबह उठते थे। उसने अपनी कमीज के बटन बंद किए और आईने में खुद को देखा। वो अब उस मंकी ट्रैप से बाहर आने के लिए तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी थी, न सिर्फ उन चावलों को छोड़ने के लिए बल्कि अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने के लिए। ऑफिस पहुंचकर उसने सीधे इन के केबिन की तरफ रुख किया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। एन ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी, जैसे उन्हें पता था कि अर्जुन आएगा। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के अपनी फाइल मेज पर रखी और कहा, एन, मुझे लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट की नींव गलत रख रहे हैं। मैं इसे सुधारने का तरीका जानता हूं। एन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुमने खुद पर दाव लगा दिया है अर्जुन, अब पीछे मत मुड़ना। उस पल अर्जुन को महसूस हुआ कि डर गायब नहीं हुआ था, पर अब वो डर उसके रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि उसकी ताकत बन गया था। उसे समझ आ गया था कि उसे किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करना है, उसे अपनी जगह खुद बनानी है। एन ने अर्जुन की फाइल देखी और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो अर्जुन को थोड़ी रहस्यमय लगी। उन्होंने तुरंत उसे शाबाशी नहीं दी, बल्कि उसे एक बड़ी मेज के पास ले गई जहां प्रोजेक्ट वायु का पूरा खाका बिखरा पड़ा था। वहां फाइलों का ढेर था, दर्जनों व्हाइट बोर्ड मार्कर्स थे और हवा में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। एन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर तुम इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यहां से चीजें सिर्फ मुश्किल होंगी, आसान नहीं। अर्जुन को लगा था कि अपनी बात कह देना ही काफी था, पर उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। एन ने उसे एक पुराने ईमेल की कॉपी दिखाई। शायद वो उनके अमेज़न के शुरुआती दिनों का कोई किस्सा था। उन्होंने बताया कि जब वो जेफ बेजोस के साथ काम करने पहुंची थी तो उन्हें लगा था कि वो बहुत कुछ जानती है, पर पहले ही दिन उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें शून्य से शुरू करना होगा। एन ने अर्जुन को समझाया कि कॉर्पोरेट की इस भागदौड़ में हम अक्सर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जबकि असली हुनर तैयार रहने में है। उन्होंने एक बड़ा सा डस्टबिन अर्जुन की तरफ खिसकाया और हंसते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों के लिए तुम्हारा काम इस कमरे की अराजकता, केओस को व्यवस्था, ऑर्डर में बदलना है। अर्जुन थोड़ा सक्का गया। उसे लगा कि वो एक एनालिस्ट है। वो कूड़ा साफ करने या फाइलें जमाने के लिए नहीं आया।
पर तभी उसे याद आया कि एन ने कल क्या कहा था। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर वो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और काम में जुट गया। उस दिन उसने सीखा कि लीडरशिप सिर्फ बड़े फैसले लेना नहीं है, बल्कि उस गंदगी को साफ करना भी है जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। दोपहर होते होते अर्जुन की पीठ दर्द करने लगी थी, पर एक अजीब सा संतोष भी था। उसने देखा कि एन कैसे काम करती थी। वो हर छोटे से छोटे ईमेल का जवाब ऐसे देती थी जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो। अर्जुन को लगा कि वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रही थी। ये शब्द उसने पहले सुना तो था, पर आज वो इसे जी रहा था। इसका मतलब था अपनी मेहनत से दूसरों की क्षमता को बढ़ा देना। इन्हें उसे एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे सिएटल की बारिश में, जब अमेज़न सिर्फ एक स्टार्टअप था, उन्होंने सीखा था कि आपको अपने बॉस का हाथ थामने की नहीं, बल्कि उनके दिमाग की परछाई बनने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हें यह सीखना होगा कि सवाल पूछने से पहले उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कैसे की जाती है। अगर तुम मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हो तो साथ में 3 संभावित समाधान भी लाओ। बेंगलुरु की उस भारी दोपहर में ऑफिस की कैंटीन में चाय पीते हुए अर्जुन ने एन से पूछा कि क्या उन्हें कभी डर नहीं लगा। इतनी बड़ी कंपनियों में इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करते हुए क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो वहां के लायक नहीं है। एन ने चाय का घूंट भरा और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि डर तो हर रोज लगता था। उन्होंने बताया कि जब वो गूगल में एरिक श्मिdt के साथ काम करने गई तो उन्हें लगा कि वो शायद वहां सबसे कम अक्लमंद इंसान है। पर उन्होंने एक मंत्र अपनाया, बी द पर्सन हु फिगर्स इट आउट, बी द पर्सन हु फिगर्स इट आउट। यानी वो इंसान बनो जो चीजों को सुलझाना जानता हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि काबिलियत डिग्री से नहीं, बल्कि इस बात से आती है कि आप अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के बीच कितनी शांति से खड़े रह सकते हैं। अर्जुन को अपना वो समय याद आया जब वो कॉलेज में था और हर छोटे फेलियर पर टूट जाता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है, पर एन की बातें सुनकर उसे समझ आया कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, बस सही समय पर की गई तैयारी और उस मौके को लपक लेने की हिम्मत ही सब कुछ है। एन ने उसे ROI ऑफ यू के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी बिजनेस में निवेश करते हैं और देखते हैं कि कितना फायदा हुआ, वैसे ही तुम्हें खुद पर निवेश करना होगा। क्या तुम आज कल से बेहतर हो? क्या तुम्हारी मौजूदगी से टीम का काम आसान हो रहा है? अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब तक सिर्फ नौकरी कर रहा था, करियर नहीं बना रहा था। नौकरी सिर्फ पैसे देती है, पर करियर आपको एक पहचान देता है। शाम को जब प्रोजेक्ट वायु की एक और क्रिटिकल मीटिंग हुई तो अर्जुन चुपचाप एक कोने में नहीं बैठा। उसने एन के पास वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। मीटिंग में जब सीनियर मैनेजर्स एक दूसरे पर दोष मद रहे थे, अर्जुन ने देखा कि इन सिर्फ सुन रही थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि सुनना, लिसनिंग एक सुपर पावर है। जब अंत में एन ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़के के पास कुछ ऐसे इनसाइट्स हैं जो शायद हम सब मिस कर रहे हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसे डाइविंग बोर्ड से धक्का दे दिया गया हो। पर उसे एन की वो बात याद आई, छलांग लगाओ, पंख रास्ते में अपने आप निकल आएंगे। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर जैसे जैसे वो डेटा और लॉजिक के बारे में बात करने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने बताया कि कैसे प्रोजेक्ट में हम सिर्फ आउटपुट पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि प्रोसेस में ही गड़बड़ है। उसने सुझाव दिया कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, जिसे एन माइक्रो प्रोग्रेस कहती थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। वो पुराने खलीफा जो अब तक अर्जुन को सिर्फ एक जूनियर समझते थे,
अब उसे गौर से देख रहे थे। अर्जुन को उस पल एहसास हुआ कि जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं और उसे सही तरीके से पेश करते हैं तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। मीटिंग के बाद कॉरिडोर में चलते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है। उसके कंधे थोड़े और सीधे हो गए थे। तभी उसे मिस्टर खन्ना मिले, जो कंपनी के सबसे पुराने और थोड़े सख्त मिजाज के डायरेक्टर थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छे पॉइंट उठाए तुमने बेटा, पर याद रखना, बोलना आसान है, कर दिखाना मुश्किल। अर्जुन मुस्कुराया। उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे एक चुनौती जैसा महसूस हुआ। उसे याद आया कि इनने कहा था कि क्रिटिसिज्म को कभी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। उसे एक फीडबैक की तरह देखो जो तुम्हारी धार को और तेज करेगा। एन ने उसे अपने केबिन में बुलाया और एक छोटी सी नोटबुक दी। उन्होंने कहा कि आज से तुम अपनी हर छोटी जीत और हर बड़ी गलती को इसमें लिखोगे। इसे उन्होंने लर्निंग ऑडिट कहा। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर अपनी गलतियों को भूलना चाहते हैं, पर असल में वही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। अर्जुन ने उस नोटबुक को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई बेशकीमती खजाना हो। उसे समझ आ गया था कि इन उसे सिर्फ काम करना नहीं सिखा रही थी, वो उसे अपनी जिंदगी का रचयिता, आर्किटेक्ट बनना सिखा रही थी। उस रात जब अर्जुन घर पहुंचा तो वो थका हुआ था, पर उसके दिमाग में एक अजीब सी स्पष्टता, क्लैरिटी थी। उसने अपने कमरे की बिखरी हुई चीजों को देखा और उसे हंसी आ गई। उसने सबसे पहले अपनी मेज साफ की, ठीक वैसे ही जैसे एन ने उसे सुबह सिखाया था। उसे महसूस हुआ कि अनुशासन, डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो आजादी की पहली सीढ़ी है। उसने अपनी डायरी में पहला वाक्य लिखा, आज मैंने डरना नहीं छोड़ा, पर मैंने डर के आगे झुकना छोड़ दिया है। उसे पता था कि कल फिर एक नया संघर्ष होगा, फिर कोई नई चुनौती आएगी, पर अब वो उस मंकी ट्रैप से बाहर निकल चुका था। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी थी और अब उसके पास पूरा आसमान था। उसे एन की वो बात रह रहकर याद आ रही थी कि जब आप खुद पर दाव लगाते हैं तो पूरी कायनात आपको जिताने में जुट जाती है। बस शर्त यह है कि आप बीच रास्ते में हार न माने। अर्जुन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बेंगलुरु की रोशनियां अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसे समझ आ गया था कि असली सफर अब शुरू हुआ है। अगली सुबह जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो फिजा कुछ बदली बदली सी थी। वो जो कल तक एक अदृश्य एनालिस्ट था, आज लोगों की नजरों में एक सवाल बन चुका था। कुछ लोग उसे सराहना भरी नजरों से देख रहे थे, तो कुछ की आंखों में साफ जलन और संदेह था। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि जब आप भीड़ से अलग हटकर अपनी आवाज उठाते हैं तो आप न सिर्फ प्रशंसा बटोरते हैं, बल्कि आप एक टारगेट भी बन जाते हैं। उसे अपनी डेस्क पर पहुंचते ही 3 ऐसी नई फाइल्स मिली जो जाहिर तौर पर उसे उलझाने और थकाने के लिए दी गई थी। एन अपने केबिन में एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रही थी, शायद कोई डेटा मैप या कोई ग्लोबल प्रोजेक्ट। उन्होंने अर्जुन को इशारा करके अंदर बुलाया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी लगती थी। एन ने अर्जुन की आंखों में थकान और थोड़ी सी घबराहट देखी और धीरे से कहा, अर्जुन, कल जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू हुई है। जब तुम खुद पर दाव बेट लगाते हो तो दुनिया तुम्हें आजमाना शुरू कर देती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम्हारी बातों में दम है या तुम बस एक दिन के चमत्कार, वन हिट वंडर हो। उन्होंने उसे एक पुरानी फाइल दिखाई जो उनके अमेज़न के दिनों की याद दिलाती थी। उन्होंने बताया कि कैसे वहां हर नए आइडिया को एक सिक्स पेजर के रूप में लिखना अनिवार्य होता था। वहां पावर पॉइंट स्लाइड्स की कोई जगह नहीं थी। आपको अपनी पूरी सोच, अपने तर्क और अपनी दूरदर्शिता को उन 6 पन्नों में इतनी स्पष्टता से उतारना होता था कि पढ़ने वाला हर इंसान आपकी बात की गहराई समझ सके।
अर्जुन को समझ आया कि उसे अपनी बातों को सिर्फ हवा में नहीं रखना है, बल्कि उन्हें एक ठोस आकार देना है, एक ऐसा आधार जो किसी भी तर्क के सामने न झुके। ए ने उसे एक बहुत ही जबरदस्त मंत्र दिया, जिसे वो वर्किंग बैकवर्ड्स कहती थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, कल्पना करो कि आज से 1 साल बीत चुका है। प्रोजेक्ट वायु एक बहुत बड़ी सफलता बन गया है। हेडलाइंस क्या कह रही है, कस्टमर की जिंदगी में क्या बदलाव आया है, उस सफलता की तस्वीर को अपने दिमाग में साफ साफ बनाओ। अब उस भविष्य से पीछे की तरफ मुड़कर देखो कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें आज इसी वक्त क्या करना होगा। अर्जुन ने पहली बार काम को इस नजरिए से देखा। अब तक वो सिर्फ ये देख रहा था कि आज कितनी फाइल्स निपटानी है, कितनी ईमेल्स का जवाब देना है, लेकिन अब वो भविष्य के आईने में वर्तमान को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर रास्तों में इतना खो जाते हैं कि मंजिल की चमक भूल जाते हैं। दोपहर में कैंटीन की भीड़ भाड़ के बीच उसे समीर मिला। समीर उसका सीनियर था और उसे अर्जुन की कल की परफॉर्मेंस जरा भी पसंद नहीं आई थी। समीर ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए तंज कसा, आइडिया तो तुमने बड़ा भारी दे दिया अर्जुन, पर याद रखना, कॉर्पोरेट की दुनिया में आइडिया की कमी नहीं है। यहां तो उसे जमीन पर उतारने वाले मजबूत कंधों की जरूरत है। देखते हैं तुम ये बोझ कब तक उठा पाते हो। अर्जुन को गुस्सा तो आया, पर उसे एन की वो बात याद आई, अपने काम को अपनी ढाल बनाओ, अपनी जुबान को नहीं। उसने समीर को पलटकर जवाब देने के बजाय सिर्फ एक विनम्र मुस्कान दी और वहां से हट गया। उसे एहसास हुआ कि उसे ऑफिस की पॉलिटिक्स में उलझने के बजाय अपने आसपास एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने की जरूरत है। ए ने उसे एक बार समझाया था कि मेंटरशिप का मतलब सिर्फ एक इंसान से सीखना नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी के उस बोर्ड में अलग अलग क्षेत्रों के माहिर लोगों को शामिल करना चाहिए। अर्जुन ने उसी दोपहर आईटी डिपार्टमेंट के राघव से बात की, जो कोडिंग का उस्ताद था, और डिजाइन टीम की ईशा से मिला, जिसकी विजुअलाइजेशन की समझ कमाल की थी। उसने उनसे प्रोजेक्ट वायु की उन बारीकियों को समझना शुरू किया जिन्हें वो अब तक अपनी डेस्क पर बैठकर कभी नहीं देख पाता। उसे समझ आया कि इंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है कि आप कंपनी के भीतर रहकर एक उद्यमी की तरह सोचें। उसे अब अपनी डेस्क की सीमाएं छोटी लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि पूरी कंपनी उसकी प्रयोगशाला है। तभी अचानक करीब 4 बजे ऑफिस के माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। प्रोजेक्ट वायु का मुख्य सर्वर क्रैश हो गया था। ये वही वॉर रूम वाली स्थिति थी जिसके बारे में इन अक्सर बात करती थी। बड़े बड़े मैनेजर्स के माथे पर पसीना आ गया था। चारों तरफ अफरात फरी थी। अर्जुन ने इनके केबिन की तरफ देखा। वो एकदम शांत बैठी थी, जैसे इस संकट का इंतजार ही कर रही हो। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह तुम्हारा मौका है अर्जुन। डरो मत, ये आपदा नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत साबित करने की एक अपॉर्चुनिटी है। संकट के समय ही असली लीडरशिप का जन्म होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सीधे सर्वर रूम की तरफ भागा। उसने राघव के साथ मिलकर उस ग्लिच को ढूंढना शुरू किया। उसे एन की वो बात याद आई कि जब दुनिया चिल्ला रही हो तब आपको सबसे ज्यादा शांत रहना चाहिए। उसने फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल किया। उसने पूरी समस्या को सबसे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और एक एक करके उन्हें चेक करना शुरू किया। उसका गला सूख रहा था। टाइप करते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, पर उसका दिमाग बिजली की तरह साफ और तेज चल रहा था। अगले 3 घंटे अर्जुन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसे लग रहा था कि हर गुजरता मिनट कंपनी के लाखों रुपयों का नुकसान कर रहा है, पर उसने अपना आपा नहीं खोया। शाम के 7 बजते अचानक स्क्रीन पर हरी लाइट जली और सर्वर वापस ऑनलाइन आ गया। पूरी टीम ने एक साथ राहत की सांस ली और तालियां बज उठी।
एन ने केबिन के शीशे से बाहर देखते हुए सिर्फ दूर से उसे एक छोटा सा इशारा किया। उनके चेहरे पर वही तसल्ली थी जो एक बड़े भाई या पिता के चेहरे पर होती है जब उनका बच्चा अपनी पहली बड़ी मुश्किल पार कर लेता है। अर्जुन की शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, पर उस पल उसे जो सुकून महसूस हुआ वो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने उस दिन सीखा कि ओनरशिप का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंपनी के कागजों पर मालिक हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब घर में आग लगे तो आप बाल्टी लेकर सबसे पहले दौड़ते हैं, क्योंकि वो घर आपका है। रात को जब ऑफिस की लाइटें मध्यम होने लगी, अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा उस खाली 6 पेजर को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक मामूली एनालिस्ट नहीं रह गया था। उसने उस मशीन में अपनी जगह बना ली थी। एन उसके पास आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज तुमने सिर्फ एक टेक्निकल बग ठीक नहीं किया है, तुमने अपने अंदर के उस इम्पोस्टर सिंड्रोम को भी ठीक कर दिया है जो तुम्हें हमेशा ये कहता था कि तुम यहां के लायक नहीं हो। खुद पर भरोसा करना एक प्रैक्टिस है और आज तुमने उसकी पहली ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर बेंगलुरु के ट्रैफिक को देखा। वो लाल और पीली रोशनियां अब उसे एक भूल भुलैया की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि उसे एक ऐसे मैदान की तरह लग रही थी जहां उसे अपना खेल खेलना है। उसे समझ आ गया था कि खुद पर दाव लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कभी भी हार मानकर मैदान नहीं छोड़ेंगे। उसे एन की वो बात याद आई कि असली ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ चल दिया। उसे पता था कि कल फिर एक नई चुनौती होगी, पर अब वो उस चुनौती का इंतजार कर रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक मीठे सपने जैसे थे, पर उस सपने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। जब आप पहली बार किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो नजारा तो खूबसूरत लगता है, पर साथ ही ये डर भी सताने लगता है कि अब नीचे कैसे उतरेंगे, या फिर क्या मैं अगली चोटी चढ़ पाऊंगा। ऑफिस में अब लोग अर्जुन को वही लड़का जिसने सर्वर बचाया था के नाम से जानने लगे थे। लिफ्ट में मुस्कुराते हुए चेहरे, कैंटीन में टेबल शेयर करने के ऑफर्स, ये सब उसे अच्छा तो लग रहा था, पर उसके अंदर का वो छोटा अर्जुन जो सालों से डर की छाव में रहा था, अभी भी फुसफुसा रहा था कि भाई, ये सब बस इत्तेफाक था, तू इतना भी खास नहीं है। एक सुबह अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा कुछ रिपोर्ट देख रहा था कि तभी एन उसके पास से गुजरी। उन्होंने उसकी डेस्क पर रखी एक छोटी सी मूर्ति को देखा, एक कछुआ जो अपनी गर्दन बाहर निकाले हुए था। एन मुस्कुराई और बोली, पता है अर्जुन, ये कछुआ तभी आगे बढ़ पाता है जब ये अपनी गर्दन बाहर निकालने का जोखिम उठाता है। सुरक्षा के खोल में रहना बहुत सुकून भरा होता है, पर वहां कोई तरक्की नहीं होती। अर्जुन ने उनकी बात पर गौर किया। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पिछली जीत के खोल में छिपकर बैठा है। उसे डर था कि अगर उसने अब कुछ नया करने की कोशिश की और वो फेल हो गया तो उसकी ये नई नई बनी इस मिट्टी में मिल जाएगी। एन ने उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां की खिड़की से बाहर का शहर एकदम साफ दिख रहा था। उन्होंने उसे एक किस्सा सुनाया जो शायद उनके उस समय का था जब वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए इनेबलर का काम करती थी। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार एक बहुत बड़े ग्लोबल फोरम में हिस्सा लिया तो मुझे लगा कि मुझे वहां बोलने का कोई हक नहीं है। वहां दुनिया के बेहतरीन दिमाग बैठे थे, पर तभी मुझे समझ आया कि मेरी वैल्यू इस बात में नहीं है कि मुझे कितना पता है, बल्कि इस बात में है कि मैं कितनी जल्दी सीख सकती हूं और उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल कर सकती हूं। उन्होंने अर्जुन को लर्निंग एजिलिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी ये काबिलियत मायने रखती है कि आप कितनी तेजी से खुद को बदल सकते हैं। अर्जुन ने उनसे अपनी उस दुविधा के बारे में बात की जो उसे परेशान कर रही थी।
उसने पूछा, एन, मैं अब और आगे कैसे बढ़ूं? मुझे डर है कि मैं सिर्फ एक बार का चमत्कार बनकर न रह जाऊं। एन ने उसे एक पेन दिया और एक सादे कागज पर एक बड़ा सा सर्कल बनाने को कहा। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब इसके अंदर वो चीजें लिखो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। अर्जुन ने लिखा, मेरी मेहनत, मेरी रिसर्च, मेरी टीम के साथ मेरा बर्ताव। फिर एन ने कहा, अब इस सर्कल के बाहर वो चीजें लिखो जो तुम्हें डराती है। अर्जुन ने लिखा, मैनेजमेंट के फैसले, मार्केट का उतार चढ़ाव, लोगों की राय। एन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादातर लोग अपनी पूरी ऊर्जा उस सर्कल के बाहर की चीजों को सोचने में बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम अपनी सारी ताकत उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे अंदर है, तो ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और एक दिन ये उस बाहर की दुनिया को भी अपने अंदर ले लेगा। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की बत्तियां जला दी हों। वो अब तक दूसरों की वाहवाही और समीर जैसे लोगों की जलन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था। उसे समझ आया कि उसे अपनी विजिबिलिटी पर काम करना है, पर शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाकर। उस दोपहर एन ने अर्जुन को एक बहुत ही दिलचस्प टास्क दिया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है और अर्जुन को उनके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यह काम आमतौर पर सीनियर मैनेजर्स का होता था। अर्जुन थोड़ा घबराया, पर एन ने उसे याद दिलाया कि अपॉर्चुनिटी कभी खटखटाकर नहीं आती, वो बस सामने खड़ी होती है और आपको उसे पहचानना होता है। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखा जाता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम किसी कमरे में जाते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यह पता चलना चाहिए कि तुम वहां कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आए हो। अपना कॉन्फिडेंस अपनी तैयारी से लाओ। अर्जुन ने उस रात से ही तैयारी शुरू कर दी। उसने डेटा के साथ साथ उन क्लाइंट्स की कहानियों को भी समझने की कोशिश की। उसे याद आया कि एन ने एक बार एम्पैथी यानी सहानुभूति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये समझ सके कि सामने वाले की असल परेशानी क्या है, तो आप उसे वो दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है, न कि सिर्फ वो जो आप बेचना चाहते हैं। अर्जुन ने अपने प्रेजेंटेशन को सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं बनाया, बल्कि उसे एक समाधान की तरह पेश किया। काम के दौरान उसे अपनी पुरानी आदतें याद आई, कैसे वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसने लगता था। पर इस बार उसने एन का ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। जब उसे लगा कि एक स्लाइड सही नहीं बन रही, तो उसने झल्लाने के बजाय खुद से पूछा, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं? उसने महसूस किया कि शब्दों का चुनाव कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मुझसे नहीं हो रहा की जगह मैं अभी इसे सीख रहा हूं कहने से ही कितना फर्क पड़ जाता है। ये छोटी छोटी बातें उसकी मानसिकता को बदल रही थी। सप्ताह के अंत में जब क्लाइंट्स आए, तो मीटिंग रूम का माहौल बहुत फॉर्मल और थोड़ा भारी था। अर्जुन को अपनी बारी का इंतजार करते हुए लगा कि उसके पेट में तितलियां उड़ रही हैं। तभी उसे एन की वो बात याद आई, सांस लो और याद रखो कि तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम इसके लायक हो। जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया, तो उसने सीधे क्लाइंट्स की आंखों में देखा। उसने अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक छोटे से मजाक से की, जिससे कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। एन ने उसे सिखाया था कि थोड़ा सा ह्यूमर बड़े बड़े दरवाजे खोल देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, बल्कि एक कहानी सुना रहा है। उसने उन मुश्किलों का जिक्र किया जो उस क्लाइंट के बिजनेस को प्रभावित कर रही थी, और फिर धीरे से अपना समाधान पेश किया। मीटिंग के आखिर में क्लाइंट की तरफ से जो सबसे सीनियर शख्स थे, उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और अर्जुन की तरफ देखकर बोले, युवा दोस्त, तुमने आज हमें वो दिखाया जो हम खुद नहीं देख पा रहे थे। तुम्हारी तैयारी कमाल की है। अर्जुन को उस पल जो महसूस हुआ, वो किसी भी प्रमोशन या बोनस से बढ़कर था।
ये अपनी काबिलियत पर लगने वाली वो मुहर थी जिसका उसे सालों से इंतजार था। मीटिंग के बाद एन और अर्जुन कॉरिडोर में चल रहे थे। एन ने धीरे से कहा, देखा अर्जुन, तुमने आज क्या किया? तुमने अपनी आरओआई रिटर्न ऑन इंटेलिजेंस साबित कर दी। तुमने सिर्फ अपना काम नहीं किया, तुमने कंपनी के लिए एक नई राह खोली है। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, क्या अब मैं कछुए की तरह अपनी गर्दन पूरी बाहर निकाल सकता हूं? एन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गर्दन तो बाहर आ गई है अर्जुन। अब बस ये याद रखना कि दौड़ में तेजी से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलते रहना। और हां, कभी कभी रुककर पीछे मुड़कर यह भी देखना कि तुम कितनी दूर आ गए हो, ताकि तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता रहे। उस शाम अर्जुन जब घर के लिए निकला तो उसे एहसास हुआ कि वो अब एक अलग इंसान बन चुका है। वो डर जो उसे कल तक रोकता था अब उसका साथी बन गया था। उसे समझ आया कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ऊपर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर के दौरान हर छोटी चीज से सीखना और खुद को तराशना है। उसने अपने फोन में एक नया नोट बनाया और उसमें लिखा, आज मैंने सिर्फ एक क्लाइंट नहीं जीता, आज मैंने खुद को फिर से जीता है। उसे पता था कि रास्ता अभी लंबा है, पर अब उसे रास्तों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने खुद पर दाव लगाना सीख लिया था। कामयाबी के बाद की जो सुबह होती है न अर्जुन, वो बड़ी भारी होती है। तुम सोच रहे होगे कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर ये भारीपन कैसा? असल में जब आप एक स्तर लेवल पार कर लेते हैं तो आपकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं और दुनिया की आपसे। अब तुम सिर्फ वो सर्वर बचाने वाले लड़के नहीं थे, अब तुम वो इंसान थे जिससे लोग समाधान, सॉल्यूशंस की उम्मीद कर रहे थे। उस सुबह जब तुम ऑफिस के कॉरिडोर से गुजरे तो तुम्हें महसूस हुआ कि लोग तुम्हें गौर से देख रहे हैं। अब तुम्हारी हर छोटी गलती भी बड़ी दिखने वाली थी। एन अपने केबिन में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्होंने तुम्हें पास बुलाया और बिना पीछे मुड़े कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि एक लीडर और एक फॉलोअर में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? लीडर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने तुम्हें द स्क्वाड की कमान सौंप दी। ये 4 लोगों की एक छोटी सी टीम थी जिसे प्रोजेक्ट वायु के अगले फेज पर काम करना था। पर एक पेच था, तुम्हारे पास कोई आधिकारिक टाइटल, ऑफिशियल टाइटल नहीं था। तुम अभी भी एक एनालिस्ट ही थे, पर तुम्हें अपने से सीनियर लोगों को गाइड करना था। ये वही स्थिति थी जिसे इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी कहती थी। उन्होंने तुम्हें समझाया कि दुनिया में सबसे बड़े काम वही लोग करते हैं जो पद, डेजिग्नेशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि प्रभाव, इंपैक्ट छोड़ने पर ध्यान देते हैं। अर्जुन, तुम्हें याद है न जब तुम अपनी पहली जॉब में घबराते थे कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? आज तुम्हारे पास मौका था ये साबित करने का कि तुम्हारी आवाज में वो वजन है जो बिना किसी नाम की तख्ती के भी सुना जा सकता है। तुम्हारी टीम में एक लड़का था, राहुल। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुम कुछ महीने पहले थे, चुपचाप, सहमा हुआ और अपनी काबिलियत पर शक करने वाला। पहले दिन मीटिंग में जब राहुल अपनी बात कहने से हिचकिचा रहा था तो तुमने देखा कि बाकी सब उसे अनदेखा कर रहे थे। तुम्हें गुस्सा तो आया, पर तुम्हें इनकी वो बात याद आई कि एक असली लीडर दूसरों को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है। तुमने मीटिंग रोकी और कहा, राहुल, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इस डेटा को देखने का एक अलग नजरिया है। हम सब सुनना चाहते हैं। उस पल राहुल की आंखों में जो चमक थी, उसने तुम्हें एहसास कराया कि तुम अब फोर्स मल्टीप्लायर बन रहे हो। तुम सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे थे, तुम दूसरों की क्षमता को बढ़ा रहे थे। ए ने तुम्हें एक बार एक बहुत ही गहरी बात कही थी, अर्जुन, अपनी ऊर्जा, एनर्जी को मैनेज करना सीखो, समय, टाइम को नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे गूगल और अमेज़न
कि सबसे बड़े अधिकारी अपने दिन को इस तरह से प्लान करते हैं कि उनकी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले घंटे सबसे मुश्किल कामों में लगे। उन्होंने तुम्हें प्रायोरिटी मैट्रिक्स की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अक्सर हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट लगते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होते। उस दिन तुमने अपनी टीम के साथ बैठकर बेकार की मीटिंग्स को खत्म किया और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दिया जो प्रोजेक्ट को असल में आगे बढ़ा सकती थी। तुमने सीखा कि नो कहना भी एक कला है और ये कला आपको अपने विजन के प्रति वफादार रखती है। पर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट वायु के डेटा में एक ऐसी बात सामने आई जो पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकती थी। अगर तुम उस रास्ते पर चलते जो मैनेजमेंट ने तय किया था तो प्रोजेक्ट शायद फेल हो जाता, पर अगर तुम सच बोलते तो शायद बहुत से लोग तुमसे नाराज हो जाते। तुम दुविधा में थे। एन ने तुम्हें अपने साथ कॉफी पर बुलाया। उन्होंने तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाई कि कैसे एक बार उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बीच में सबको रोक दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, रेडिकल कैंडर यानी स्पष्टवादिता का मतलब यह नहीं है कि आप रूड हो। इसका मतलब यह है कि आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि आपको काम की चिंता है। अगर तुम आज चुप रहे तो तुम प्रोजेक्ट के साथ धोखा करोगे। अर्जुन, उस शाम तुमने वो सिक्स पेजर फिर से लिखा। इस बार तुमने उसमें सिर्फ वो नहीं लिखा जो लोग सुनना चाहते थे, बल्कि वो लिखा जो सच था। तुमने उसे द पाइवोट का नाम दिया। जब तुमने वो रिपोर्ट एन को दिखाई तो उन्होंने उसे पढ़ा और एक लंबी खामोशी के बाद कहा, यह जोखिम भरा है अर्जुन, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुमने गहरी सांस ली और कहा, एन, मैंने खुद पर बेट लगाया है और मेरा मानना है कि सच पर दाव लगाना कभी बेकार नहीं जाता। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें अब उस मंक टप का डर नहीं था। मीटिंग वाले दिन माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मिस्टर खन्ना और दूसरे बोर्ड मेंबर्स तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर हैरान थे। तुमने अपनी टीम, राहुल और बाकी सबको साथ खड़ा किया। तुमने ये नहीं कहा कि ये मेरा आइडिया है, तुमने कहा यह हमारा विजन है। तुमने उन्हें वो फ्यूचर स्टेट दिखाई जिसके बारे में एन ने तुम्हें सिखाया था। तुमने उन्हें समझाया कि आज का ये छोटा सा बदलाव कल की एक बहुत बड़ी जीत बन सकता है। घंटों की बहस के बाद मिस्टर खन्ना ने मेज पर हाथ मारा और कहा, ये लड़का या तो पागल है या फिर ये वो देख पा रहा है जो हम सब मिस कर रहे हैं। चलो इसकी बात मानकर देखते हैं। उस दिन अर्जुन, तुमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बचाया, तुमने एक कल्चर खड़ा किया। तुम्हारी टीम अब तुम्हें सिर्फ एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देख रही थी। एन ने तुम्हें कॉरिडोर में रोका और धीरे से कहा, आज तुमने ओनरशिप का असली मतलब समझ लिया है। ये पद से नहीं, आपके कैरेक्टर से आती है। उन्होंने तुम्हें याद दिलाया कि आप जितने ऊंचे जाते हैं आपको उतने ही विनम्र, हम्बल होने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना क्योंकि वही तुम्हें तूफानों में थामे रखेंगी। रात को जब तुम ऑफिस से बाहर निकले तो बेंगलुरु की सड़कों पर हमेशा की तरह शोर था, पर तुम्हारे अंदर एक सुकून भरी खामोशी थी। तुमने अपने फोन में एक मैसेज देखा। यह तुम्हारी टीम के राहुल का था। उसमें लिखा था, थैंक यू सर, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें एहसास हुआ कि असली कामयाबी का रिटर्न पैसा या प्रमोशन नहीं है, बल्कि वो प्रभाव है जो आप दूसरों की जिंदगी पर डालते हैं। तुम अब उस एनालिस्ट से बहुत आगे निकल चुके थे जो कभी अपनी डेस्क के पीछे छिपता था। तुम अब एक ऐसी कहानी बन रहे थे जिसे लोग दोहराना चाहेंगे। एन ने तुम्हें एक आखिरी बात कही थी, अर्जुन,
कभी भी सीखना बंद मत करना। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें सब पता है, समझ लेना कि तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। तुमने घर पहुंचकर अपनी उस पुरानी नोटबुक को खोला और उसमें एक नया शब्द लिखा, लेगेसी, लेगेसी। तुम अभी सिर्फ 28 साल के थे, पर तुम समझ चुके थे कि आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं। तुमने तय किया कि कल तुम ऑफिस जाओगे तो एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि तुम्हें पता था कि अब तुम सिर्फ एक पेंच नहीं हो, तुम वो हाथ हो जो पूरी मशीन को सही दिशा में मोड़ सकता है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था, और आगे बढ़ने का रास्ता तुमने खुद अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था। कुछ हफ्तों बाद जब प्रोजेक्ट वायु अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा था, तो ऑफिस का नजारा बिल्कुल अलग था। अब वहां वो पुरानी हताशा नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा था, पर अब वो डेस्क उसे छोटी नहीं लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि असल में सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं, ऑफिस की दीवारों में नहीं। तभी उसे खबर मिली कि कंपनी अब ग्लोबल लेवल पर विस्तार कर रही है और उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर सके। ये एक ऐसी ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज थी जिसके लिए आमतौर पर 10-15 साल का अनुभव चाहिए होता था। अर्जुन ने अपनी नोटबुक देखी। उसे याद आया कि एन ने उसे सिखाया था कि जब कोई दरवाजा थोड़ा सा भी खुला दिखे तो अपना पैर उसमें डाल देना चाहिए। उसने बिना देर किए अपना नाम उस रोल के लिए आगे कर दिया। ये स्ट्रैटेजिक वॉलंटियरिंग का वो स्तर था जहां आप अपनी सुरक्षा की सीमा से बहुत बाहर निकल जाते हैं। उसके कुछ साथियों ने दबी जुबान में कहा भी, भाई अभी तो तूने एक प्रोजेक्ट संभाला है, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? पर अर्जुन अब वो पुराना अर्जुन नहीं था। उसने समझ लिया था कि कंफर्ट जोन एक बहुत ही खूबसूरत जगह तो है, पर वहां कुछ भी उगता नहीं है। उसने एन से इस बारे में बात की। एन ने उसे अपनी एक पुरानी याद सुनाई, कैसे उन्होंने एक बार एक ऐसे देश में जाकर काम करने की जिम्मेदारी ली थी जिसकी भाषा तक उन्हें नहीं आती थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम खुद पर दाव लगाते हो तो तुम सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं लड़ते, तुम अपनी उस फ्यूचर सेल्फ के लिए रास्ता बनाते हो जो तुमसे कहीं ज्यादा साहसी और काबिल है। तैयारी के उन दिनों में अर्जुन ने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना सीखा। उसने स्किल रीपैकेजिंग की कला सीखी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, टीम मैनेजमेंट हो या सर्वर क्रैश के वक्त शांत रहना, वो सब उस नए रोल के लिए बहुत जरूरी था। उसने अपने अनुभव को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक वैल्यू प्रोपोजिशन की तरह देखा। उसे याद आया कि इन ने कहा था कि दुनिया आपको उसी नजरिए से देखती है जिससे आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को एक मददगार की तरह पेश करेंगे तो लोग आपको छोटा काम देंगे, पर अगर आप खुद को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह पेश करेंगे तो लोग आपको लीडर मानेंगे। इंटरव्यू वाले दिन बोर्ड रूम में कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी बैठे थे। अर्जुन ने अंदर कदम रखा तो उसे वही पुरानी घबराहट महसूस हुई, पर इस बार उसने उस घबराहट को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा कि अगर मुझे डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये मौका वाकई बड़ा है। उसने अपनी बात की शुरुआत किसी डेटा या ग्राफ से नहीं की, बल्कि कंपनी के उस विजन से की जिसे वो पिछले कुछ महीनों में जी रहा था। उसने बताया कि कैसे वो इस ग्लोबल एक्सपेंशन को सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह नहीं, बल्कि एक बदलाव की तरह देख रहा है। उसने एम्पैथी और स्ट्रैटेजी का वो मेल पेश किया जो इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। तभी एक बोर्ड मेंबर ने सवाल किया, अर्जुन, तुम अभी बहुत युवा हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के लिए बहुत भारी है? अर्जुन मुस्कुराया। उसे एन की वो बात याद आई जो उन्होंने अपने पिता गूस के बारे में कही थी। उसने जवाब दिया, सर, अनुभव सिर्फ सालों से नहीं आता, वो उन मुश्किलों से आता है जिन्हें आपने हल किया है। मैंने सीखा है कि उड़ान भरने के लिए सिर्फ पंख नहीं,
बल्कि सही दिशा और खुद पर अटूट विश्वास चाहिए। मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं वो करने के लिए तैयार हूं जो अब तक किसी ने नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो शांति डरावनी नहीं थी, वो सम्मान वाली शांति थी। शाम को जब रिजल्ट आया तो अर्जुन को वो जिम्मेदारी मिल गई थी। उसे एन के केबिन से एक छोटा सा नोट मिला जिस पर लिखा था, कांग्रेचुलेशंस कैप्टन, द कॉकपिट इज योर्स। अर्जुन की आंखों में नमी थी। उसे एहसास हुआ कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उस हर इंसान की जीत थी जिसने कभी खुद पर शक किया था। उसे समझ आया कि सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस अपनी काबिलियत पर लगाया हुआ एक निरंतर दाव है। उसने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना पलटा और लिखा कि असली लीडरशिप वो है जब आप अपनी सफलता की सीढ़ी इस तरह बनाते हैं कि दूसरे भी उस पर चढ़ सके। कुछ दिनों बाद एन के जाने का वक्त आ गया। उनका कंसल्टेंसी का काम पूरा हो चुका था। ऑफिस के गेट पर जब वो अर्जुन से आखिरी बार मिली तो बारिश रुक चुकी थी और आसमान में एक साफ चमक थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, एन, क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगा? एन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुमने पहले ही वो सब कर लिया है जो जरूरी था। तुमने अपनी आवाज ढूंढ ली है। याद रखना, तुम जहां भी जाओ अपनी उस क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत देना। और हां, जब भी डर लगे तो बस ये सोचना कि तुम उस 28 साल के लड़के के लिए क्या उदाहरण सेट करना चाहते हो जो आज भी अपनी डेस्क के पीछे बैठकर सपने देख रहा है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ी और एक आखिरी बार हाथ हिलाकर ओझल हो गई। अर्जुन अपनी नई डेस्क पर बैठा। उसके पास अब अपनी एक टीम थी, अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने देखा कि राहुल और दूसरे जूनियर साथी उसे उसी उम्मीद से देख रहे थे जैसे वो कभी एन को देखता था। उसे समझ आया कि अब उसकी बारी है एक इनेबलर बनने की। उसने अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया, पर इस बार वो काम उसे बोझ नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि जब आपका काम आपके मूल्यों, वैल्यूज के साथ जुड़ जाता है तो थकान गायब हो जाती है। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां बेंगलुरु की शाम की रोशनियां अब उसे अपनी आंखों की चमक जैसी लग रही थी। उस रात घर जाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी चाल में एक ठहराव आ गया है। वो अब भाग नहीं रहा था, वो चल रहा था। उसे एन की वो बात याद आ रही थी कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि अपनी शांति में अडिग रहने में है। उसने अपने फोन पर एक पुराना गाना लगाया और खिड़की से बाहर ठंडी हवा का आनंद लिया। उसे पता था कि कल फिर एक नई चुनौती होगी। शायद कोई नया सर्वर क्रैश होगा या कोई नई बिजनेस डील फेल होगी, पर अब उसे यकीन था कि वो हर परिस्थिति को संभाल लेगा। उसने खुद पर जो दाव लगाया था उसकी कीमत उसे अब समझ आ रही थी। वो कीमत थी उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी आजादी। कहानी यहां खत्म नहीं होती अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी कहानी तो हर रोज लिखी जा रही है। हर वो फैसला जो तुम लेते हो, हर वो बार जब तुम अपनी हिचकिचाहट के बावजूद हाथ ऊपर उठाते हो, तुम अपनी तकदीर खुद लिख रहे होते हो। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करा सकता। तुम अपनी जिंदगी के सीईओ खुद हो। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी सीखने की ललक पर हमेशा भरोसा रखना। दुनिया तुम्हें रोकेगी, टोकेगी, पर तुम्हें बस अपनी उस अंदरूनी आवाज को सुनना है जो एन ने तुम्हें पहचानना सिखाया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करना। तुम जो चाहो वो बन सकते हो, बस शर्त यह है कि तुम खुद को वो मौका देने के लिए तैयार हो। अपनी गलतियों से प्यार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां से तुम दूसरों की मदद कर सको, तो अपना हाथ बढ़ाना मत भूलना, क्योंकि असली कामयाबी वही है जो सबके साथ साझा की जाए। उम्मीद है अर्जुन और एन की ये यात्रा आपके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी मशाल जला गई होगी। अपनी जिंदगी का दाव
सोच समझ कर लगाओ, पर जब लगाओ तो पूरे दिल से लगाओ। हमें सुनने के लिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अपनी शांति को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और मोड़ पर, जहां आप अपनी एक नई पहचान ढूंढेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद पर यकीन करना कभी न छोड़ें। यह प्रस्तुति माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक द्वारा आपके लिए लाई गई थी।